Sir, learned staff and dear students, a very good morning to all of you. Good morning, sir. Today I am here before you to tell you something about National Education Policy 2020, which is also known as New Education Policy. राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसका प्रारंभ जो सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो थी 1968 में, और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। उसके बाद स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1986 में जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने तो 1992 में इसी शिक्षा नीति में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए और काफ़ी लंबा वक्त बीता जब हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन बदलाव नहीं आया। फिर आया साल 2010, 1 अप्रैल 2010 जैसा आप सभी को पता है राइट टू एजुकेशन लागू हुआ, और इसके बाद 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति जो है 2020 29 जुलाई को अस्तित्व में आई। 29 जुलाई 2020 को ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री जो थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके निर्देशन में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसरो के पूर्व प्रमुख, और उनके साथ 9 सदस्यीय जो कमेटी थी उन्होंने मिलकर इसकी ड्राफ्ट की रचना की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। 2019 में ये ड्राफ्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया और उसके बाद इसका 2020 में 29 जुलाई से ये लागू हुआ, और इसके 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में समारोह जो है वो पूरे भारतवर्ष में कल मनाया जाएगा, और इसी संदर्भ में मैं भी आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तो क्या फर्क है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहले हमारे देश में चलती थी और वर्तमान में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें? तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो ये कि जो पहले की शिक्षा नीति थी उसमें 10+2+3 सिस्टम था, यानी कि 10 साल की जो सेकेंडरी एजुकेशन तक, फिर उसके बाद 2 साल हायर एजुकेशन के, और उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम। बट उस सिस्टम को रेडिकली चेंज कर दिया गया है 5-3-3-4 के सिस्टम से। 5-3-3-4 ये नया सिस्टम लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। अब क्या है ये सिस्टम, उसको जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत राइट टू एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए राइट टू एजुकेशन लागू किया गया था। इसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हुए हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें 18 साल तक का पीरियड जो है वो इंक्लूड किया गया है। 18 साल तक के सभी व्यक्ति या बच्चों को फ्री, कंपलसरी और इक्विटेबल, यानी कि सबको एक समान स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सके, वो इसमें प्रावधान किए गए। तो जो 5-3-3-4 का सिस्टम है उसमें पहले 5 साल जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, जिसमें 3 साल तक का प्ले स्कूल है और उसके बाद 1st और 2nd क्लास। इसके बाद आता है 3, जिसमें 6 to 8 तक की एजुकेशन है। फिर 3 है जिसमें 9, 10th और 11th 12th की एजुकेशन है। इस तरह से ये सिस्टम जो है 5-3-3-4 में बांट दिया गया। खास बात यह है कि जो प्ले स्कूल की एजुकेशन है उसका भी करिकुलम जो है शिक्षा नीति के अनुसार बनेगा, यानी कि बच्चे की शुरुआती जो एजुकेशन होती है आंगनवाड़ी या बाल वाटिका जिसको नाम दिया गया है, वो भी एक तय प्रारूप के अनुरूप ही होगी। ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से वो एजुकेशन दी जाएगी। इसके साथ ही मदर टंग पर एक एम्फेसिस दिया गया है। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो हमारे समिति में पहले से ही चल रहा है उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिसमें प्राथमिकता मातृभाषा को दी जाएगी। उसके अलावा बच्चा 2 और भाषाओं जो है उनमें अध्ययन करेगा। साथ ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत स्कूल एजुकेशन में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से करिकुलम जो है वो चेंज हुआ है। अब
सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है जिसमें 2 टर्म्स हो गई हैं, टर्म एंड एग्ज़ाम्स होते हैं। इसी तरह बोर्ड की क्लासेस जो हैं उनको भी ऑप्शनल बनाया जा रहा है, टर्म वाइज उसमें एग्ज़ाम लागू किया जा रहा है। एनटीए यानी कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसकी स्थापना भी की गई है और ये लक्ष्य है कि 2035 तक 50% से अधिक जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाया जाए। सरकार अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने वाली है। पहले की शिक्षा नीतियों के अनुरूप 1.6% जीडीपी का जो था, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसका 1.6% ही खर्च होता था शिक्षा पर उसको बढ़ाकर अब 6% तक खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। इसके साथ वोकेशनल सब्जेक्ट्स या वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, इनको भी इंक्लूड किया गया है करिकुलम में। पहले से जो सेट कॉम्बिनेशंस थे उनको भी चेंज करने का प्रावधान है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जिसे कहते हैं। हम एक ही स्ट्रीम, एक ही विषय में अध्ययन करने के लिए बाध्य नहीं है। बच्चा यदि चाहे तो वो अलग अलग विषयों को भी चुन सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन जो पहले परमिसेबल नहीं थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो कुछ कॉम्बिनेशन सेट थे जिनमें ही बच्चा जो है अपनी ग्रेजुएशन कर सकता था, जैसे कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी हो गया साइंस के लिए। पर अब ऐसा नहीं है, अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी उतना ही महत्व दिया गया है। तो कुल मिला के हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें आमूलचूल बदलाव आ रहे हैं। टीचर्स के लिए भी एक अलग फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसको हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। टीचर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, टॉय बेस्ड पेडागोजी, इसी तरह स्पोर्ट्स बेस्ड, स्टोरी बेस्ड लर्निंग जैसे नए कॉन्सेप्ट भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इस नई शिक्षा नीति में वैसे तो बहुत ही अच्छाइयाँ हैं, लेकिन धरातल पर इसको सार्थक रूप से उतारने के लिए सभी का समन्वित प्रयास भी बहुत ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ काउंसलर, हम सभी का ये नैतिक कर्तव्य है कि हम इस शिक्षा नीति के जो उद्देश्य हैं वो ठीक प्रकार से कार्यान्वित हो, धरातल पर साकार हो, उसके लिए मिलकर प्रयास करें। तो नई शिक्षा नीति के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत ही सार्थक प्रयास है। 21वीं सदी में भारत को ले जाने के लिए हमारे शिक्षाविद निरंतर प्रयासरत हैं और आप सब भी, मुझे लगता है कि इस नई शिक्षा नीति का ठीक प्रकार से लाभ उठा पाएंगे।